हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं तीसरे चैप्टर के। और अगर आप पहले के लेक्चर अभी नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना ये 75 वाला क्या है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज टेकन एज। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। वैक्यूम और देखिए वैक्यूम और एयर, ठीक है, इन सब की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है लगभग 1 मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसके लिए हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ठीक है। और वहीं बात अगर होती है हमारी पेपर की, तो पेपर के लिए कितना माना जाता है, 2 से 3 लिया जाता है, ठीक है। और ऑयल के लिए 2 से 5 तक लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है इन दोनों पॉइंट को भी याद रखेंगे। और अगर बात आ जाए यहाँ पे ग्लास की सबसे ज़्यादा होती है, 5 से लेके जो है 90 तक ग्लास की होती है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर इज मार्केट फॉर पोलैरिटी। तो कौन से कैपेसिटर में जो है, इनमें जैसे मान लीजिए आपका एयर है, एयर कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, माइका है और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इनमें से किस में जो है पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क्ड रहती है, ठीक है। यानी कि वो उसके कनेक्शन जो करने होते हैं हमें एक्सटर्नल सर्किट में, वो जो है फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा पेपर क्या है, पेपर का जो इम्प्रेगनेटेड पेपर यूज होता है कैपेसिटर में, फैन वगैरह में, छोटे फैन जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है। और एयर कैपेसिटर का यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी में होता है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आप जानते हैं कि जो डायरेक्टिक लॉस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रिक्वेंसी के। तो जब यहाँ पे जो है मेगा हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी रहेगी तो हमारी लॉसेस भी ज़्यादा होने लगेंगी, क्योंकि एयर जो होती है वो ये सैचुरेट नहीं होती, तो इसलिए जो है एयर का यूज़ इसमें किया जाता है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आप ये चीज़ इतने 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और माइका की बात आती है अगर, तो माइका के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन। तो अब देखिए एयर, सिरेमिक, पेपर, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए जहाँ पे हमें फिक्स्ड ऑपरेशन की ज़रूरत हो, ठीक है, यानी वेरी ना हो कैपेसिटेंस, और जहाँ पे हमें लॉस कम करनी हो, ठीक है, वहाँ पे जो है ये सिरेमिक कैपेसिटर, यानी ट्यूनिंग वगैरह में भी सिरेमिक कैपेसिटर का ही यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। एयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पेपर कैपेसिटर आप जानते ही हैं। तो यहाँ से बस 3 पॉइंट ही यही इम्पॉर्टेंट थे। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि नीचे के जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से देखना कौन सा गलत है। तो पहला क्या है, द थिनर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक द मोर द कैपेसिटेंस एंड द लोअर द वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग फॉर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो है जितना ज़्यादा आपका वो स्पेस कम होगा, वोल्टेज रेटिंग जो है वो आपकी घट जाएगी। तो ये ऑप्शन तो सही है। इफ 6 डॉट माइका कैपेसिटर कलर कोडेड वाइट, ग्रीन, ब्लैक एंड येलो हैज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ 500 पिको फेरेड। तो अब कलर कोडिंग जो है, जैसे रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग होती है उसी तरह से इसमें भी होती है, और सेम वही प्रोसेस होता है, बी रॉय, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो आता है, यानी कि यहाँ पे जो पहला कलर आपको दिया वो कौन सा है, वाइट है। वाइट जो आता है वो लास्ट में आता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 है पहला जो डिजिट है यहाँ पे, तो इसलिए तो हम यहीं से इसे गलत मान सकते हैं, ठीक है। बाकी कलर कोडिंग करके आप निकाल लीजिएगा। पहली बैंड जो होती है वो आपकी पहली नंबर को दर्शाएगी, दूसरी बैंड जो होगी वो पावर दर्शाएगी, ठीक है। और इस हिसाब से तीसरे बैंड जो टॉलरेंस दर्शाएगी। तो टॉलरेंस वगैरह के बारे में हम आपको अभी बताएंगे आगे। फिलहाल ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ ये आप यहीं से देख सकते हैं। बाकी सी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं यहीं पे। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज सीरीज प्रोवाइडेड लेस कैपेसिटेंस बट हायर वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग फॉर द कॉम्बिनेशन। देखिए क्या कह रहा है ये, कि अब अगर कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं तो वो कैपेसिटेंस कम दर्शाएगा, बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, जबकि कैपेसिटेंस सीरीज में इन्वर्सली ऐड होता है 1/C1 1/C2। तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस तो घटेगा ही,
और बट हायर वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग फॉर, तो अब जब सी घट गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है, और यानी कि सी जो है आपकी वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन आपका सी भी सही है। और डी वाला भी पढ़ लेते हैं हम। कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज बिकॉज इट हैज़ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू कंडक्टर, ठीक है, वो जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, जो ठीक है, जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो डाइलेक्ट्रिक में होता है, ठीक है, और इंडक्टर में जो हो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और कैपेसिटर के लिए वो किस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ये दोनों चीज़ एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं डायरेक्ट, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। पेपर कैपेसिटर यूजुअली हैव द टॉलरेंस ऑफ, पेपर कैपेसिटर की टॉलरेंस कितनी होती है। तो अभी आप कलर कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बीबी रॉय वाला फार्मूला यूज होता था। तो जैसे उसमें क्या होता था, सिल्वर के लिए 20% और गोल्ड के लिए 15%, 10% जो होता था रेजिस्टेंस के लिए, सिमिलरली उसी टाइप के इसमें भी वो टॉलरेंस होती है। तो हम आपको बता देते हैं, 2-3 पॉइंट याद रखिए, और ज़्यादातर वहीं से जो है क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाए, देखिए बात आ जाए आपको अब इसमें जैसे पॉलिस्टर वगैरह, अगर बात आती है पॉलिस्टर की, ठीक है, अगर इसके बने हैं कैपेसिटर तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, 10% के आसपास होगी, ठीक है। पॉलिस्टरीन पॉलिस्टर जो भी कहे, सबकी आप यही मान के चलिए 10% के रेंज में जो होगा वही आप लगाएंगे, ठीक है। और अगर सबसे एक्यूरेट जो मतलब सबसे ज़्यादा कम टॉलरेंस जिसमें हो, सबसे कम, उसमें हम सिल्वर माइका यूज करते हैं, ठीक है। सिल्वर माइका कैपेसिटर जो होता है, माइका कैपेसिटर को हम सिल्वर कैपेसिटर बोलते हैं। इसकी जो टॉलरेंस होती है अबाउट 1% होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सिल्वर माइका की 1% होती है सबसे कम, और ये पॉलिस्टर की तो 10% हो गई, ठीक है। और भी बाकी आपको जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक का जो है उसका होता है 20% या इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का इसका जो होता है वो 20% के आसपास होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, सबके अलग अलग, कभी एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप बात मतलब ऐसे डायरेक्ट जो आगे बढ़ सकें ट्रिक लगा के, ये याद करने वाली चीज़ है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पेपर कैपेसिटर हैव द टॉलरेंस, तो पेपर के लिए अबाउट 10%, ठीक है, पेपर पॉलिस्टर सब कुछ अबाउट 10% है, ठीक है। पेपर के लिए भी आप याद कर लीजिए 10% टॉलरेंस होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 80। फॉर क्लोजर टॉलरेंसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज यूजुअली प्रिफर्ड, पेपर, माइका, सिरेमिक, डिस्क कैपेसिटर, नन ऑफ द एबव। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि माइका को जो सिल्वर कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, माइका सिल्वर कैपेसिटर की टॉलरेंस सबसे कम अबाउट 1% होती है, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 80 बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 81 पे। The electrostatic force between two charges 1 coulomb each placed distance of 0.5 मीटर will be। तो क्या पूछा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो Q1 Q2 यूनिटी हो गए, एक एक हो गई, तो यहाँ पे एक ही, तो आप लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक। बस सेम यही चीज़ फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होगा, तो आप देख लीजिए। तो फार्मूला पहले हम आपको लिख के बता देते हैं, जैसे एफ है 9.9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये प्लस में होता था 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर होता था हमारा फार्मूला, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू होती थी, यानी अगर यूनिट डिस्टेंस हो, यूनिट चार्ज हो, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगता था। तो अब वही चीज़ कर देना है, Q1 Q2 भूल जाओ, बस डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप रख दो। तो कैसे करोगे, 9 इंटू 10⁻⁹ कर दीजिए, और यहाँ पे डी स्क्वायर रख दीजिए। तो डी स्क्वायर क्या हमारा 0.5 है, तो 0.25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अगर करेंगे, इससे इसे डिवाइड करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 900 कर लीजिए, हो जाएगा 25, तो हो जाएगा अबाउट, कैलकुलेटर से करेंगे आप तो ये 36 आएगा निकल के, और यहाँ पे 10⁻⁹ है ही, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है, ये हमारा आएगा।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर, ठीक है। तो यूनिट चार्ज की जो है डेंसिटी पूछा है वॉल्यूम की, ठीक है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर कोई भी हमारा वॉल्यूम है तो यानी उसमें एल भी होगी, बी भी होगी, एच भी, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। तो आप ये तो कंफर्म होगा कि मीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और नीचे मीटर क्यूब, ठीक है। तो एकांक वॉल्यूम में जो चार्ज होगा तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए कूलाम पर मीटर गलत है, ऑप्शन बी कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें नहीं आ पाए हैं, तो मान लीजिए आप कूलाम पर मीटर क्यूब करेक्ट ऑप्शन यही है, बस यही आप याद रखिए। एरिया में कहता अगर तो फिर क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होती तो कूलाम पर मीटर होता। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये जो एकांक आयतन के द्वारा जो फ्लक्स होता है वो चार्ज के किस प्रकार से रिलेशन में आता है। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा गॉस थ्योरम है यही बताता है हमारा कि जो है साई, जो हमारा फॉर्मूला होता है आप पढ़ेंगे, साई इक्वल टू ये फ्लक्स हुआ है, ठीक है, वो कितना होता है, समेशन ऑफ क्यू, ठीक है। यही चीज़ें पूरा कह रहा है, तो ये गॉस की थ्योरम है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू साई यानी फ्लक्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। द पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर इज गिवन बाय, तो गोले का पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई 4πε0 अपॉन आर, ये वाला जो है आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये आर के यूनिवर्सली होता है, और क्यू जो है चार्ज हो अगर गोले में तो इतना होता है हमारा, ठीक है। इस आप फार्मूले को याद रखेंगे, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, ये जानते रहिए कि बंद गोले के अंदर जो है क्या होता है, फ्लक्स जीरो होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। किसी आइसोलेटेड स्फेयर जो कि खोखला गोला हो, ठीक है, उस पर चार्ज उसके जो है वो सतह पर रहेंगे, इंटरनल जो है वो जीरो, कोई भी यहाँ पे फ्लक्स नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका इज, ठीक है, माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछा है तो कितनी होती है। माइका के लिए जो हमारा होता है वो लगभग 200 केवी तक होती है, लेकिन जो इसके नीचे की वैल्यू है 50 से, मतलब ये मान के चलिए आप, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा, 50 से 200 केवी तक होती है। लेकिन इसे याद रखेंगे, लेकिन साथ साथ पेपर का भी याद रखिए आप। पेपर का हमने कल ही आपको बताया था कि 1600 वोल्ट के आसपास होता है पेपर का, ठीक है, ये पेपर के लिए है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। और अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें तो कितना होता है, 30 केवी, ठीक। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए होता है ये। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 86, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि वो ग्लास की कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको 5 से लेके 90 तक होती है। यहाँ पे 100 ऑप्शन दिया है तो यही मारेंगे हम, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू यही है, 5 से 100 के बीच में होती है किसकी, ग्लास की, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 87, द कैपेसिटर आर मेनली यूज्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग। तो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और लॉसेस को कम करना है, इसलिए हम एयर को यूज़ करेंगे क्योंकि एयर सेचुरेट नहीं होती, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एयर, ठीक है। एयर कभी सेचुरेट नहीं होती, वो लीनियरली बढ़ता जाता है, उसके ग्राफ जो होता है वो ऐसे बढ़ता जाता है, जबकि अदर मटेरियल यहाँ पे ऐसे जाके फिर सेचुरेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे एयर का यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि पोलैरिटी फिक्स रहती है, डीसी पे यूज होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, डीसी और पोलैरिटी फिक्स रहती है, ठीक है। और माइका के बारे में बताया आपको, जहाँ पे जो कांस्टेंट की ज़रूरत हो, लेस लॉस की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ट्यूनिंग वगैरह में माइका का यूज़ होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87,
कैपेसिटर आर मेनली यूज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग। ठीक, कौन सा कैपेसिटर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग में यूज होता है? तो ट्यूनिंग में मैंने अभी आपको बताया, ट्यूनिंग में माइका यूज होता है, क्योंकि माइका का जो होता है स्टेबल ऑपरेशन हमें माइका से मिलता है, लॉसेस भी माइका की कम होती हैं, ठीक है, और फिक्स्ड ऑपरेशन में माइका का यूज होता है। तो ये मान लीजिए आप सी वाला सही हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि द कैपेसिटर आर यूज्ड इन ओनली फॉर डीसी। ठीक है, कौन सा कैपेसिटर डीसी, सिर्फ डीसी में यूज होता है? तो डीसी के लिए हम बता रहे थे आपसे कि इसकी पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, ठीक है, और इसलिए ये डीसी पे यही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए यूज होता है। और बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या है? द कैपेसिटर आर यूज इन ट्रांजिस्टर सर्किट। तो ये कौन सा कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सर्किट में यूज होता है? पेपर, इलेक्ट्रोलाइटिक, सिरेमिक। तो मैंने आपसे बताया लॉस कम हो, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं लो रेटिंग के होते हैं, ठीक है, लॉसेस जो है कम ज़रूरत होती है, तो हमें जो है सिरेमिक का यूज़ करते हैं फिक्स्ड ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ट्रांजिस्टर वगैरह में आप जानते हैं कि इनकी अभिनेत्री वगैरह जो यानी बाइसिंग की जाती है फिक्स्ड करने के लिए बीटा पॉइंट को, तो अगर यहाँ पे चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी वगैरह चेंज होने से लॉसेस चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम सिरेमिक का ही यूज करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है लॉसेस कम हो। जब लॉस कम होगा तो हमारा जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में याद रखिए सिरेमिक का यूज होता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आगे भी इसके पूछने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द कैपेसिटर आर यूज फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कपलिंग एंड ट्यूनिंग। तो कपलिंग और ट्यूनिंग में याद रखिए माइका का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि कपलिंग ट्यूनिंग में अगर लॉसेस होंगी तब भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहाँ पे फिक्स्ड बिल्कुल पल्सेटिंग जो है, कोई चीज़ का पल्सेशन ना हो, बिल्कुल फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी और फिक्स्ड जो है टेम्परेचर पे कपलिंग की जाती है। तो ये हमारा जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माइका, ठीक है। माइका का यूज़ जो है कपलिंग के लिए किया जाता है, याद रखिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 91, द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ 0.3 into 10 to the power minus 3 microfarad if they are separated by a distance of 10 mm and the dielectric between them permittivity 2.5। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये, इससे आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए हमें प्लेट का एरिया निकालना है, जबकि कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दिया है हमें, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू भी दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका डिस्टेंस दे रखा है, डी की वैल्यू कितना 10 mm दे रखा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा आप रफ पे अपना कैलकुलेशन वगैरह करिएगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन से कैलकुलेशन अच्छे से यहाँ पे हो नहीं पाती है, तो आप कोशिश करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए सी की वैल्यू आप रख दीजिएगा, कितना है 0.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और यहाँ पे डी का मल्टीप्लिकेशन होगा, डी कितना दे रखा है 10 mm दे रखा है आपको, तो 10 इंटू 10⁻⁻3 का मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये मिटा देता हूँ। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसके जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या दे रखा आपको कि 2.5, तो 2.5 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंटू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी यानी 2.5, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे और जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा, जो ऑप्शन करेक्ट है यही आ जाएगा, फार्मूला यही लेगा, आप याद रखिएगा, इस पर आप करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 92, इन थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 ऑफ वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड रिस्पेक्टिवली आर इन सीरीज द कनेक्टेड अक्रॉस ए पोटेंशियल ऑफ 230 वोल्ट, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या बोला है, पहले तो 3 कैपेसिटर हैं हमारे, ये जो हैं सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, और सबकी इन्होंने वैल्यू दे रखी है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में किसका कितनी है। तो पहले आप ये यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा, सबके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 आएगा, यहाँ वोल्टेज V2 आएगा, यहाँ वोल्टेज V3 आएगा। अब वोल्टेज कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए। वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे करंट डिवीजन रूल लगता था पैरेलल सर्किट में। ठीक है, जैसे ये 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट है और यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है, ठीक है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, और इसके अक्रॉस अगर करंट निकालनी है तो हम क्या करते थे, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस 6 इंटू 5 10 जो टोटल करंट है अपन इनका एडिशन तो 11। ठीक है, यही करते थे हम करंट निकालने के लिए। तो वही वाला जो पैरेलल वाला फार्मूला यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए होगा, तो यहाँ पे V1 निकल जाएगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 निकल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों जो है सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। ठीक, तो सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगी, जो भी चार्ज फ्लो होगा, वो तीनों में समान होगा। अब तीनों में चार्ज सेम होंगे तो जिसकी रेटिंग सबसे कम होगी, ठीक है, मैक्सिमम हम वही फ्लो करा देंगे ना, ताकि किसी का ब्रेक डाउन ना हो। तो अब हम तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जब निकाल लेंगे तो उसके बाद हम Q1, Q2 और Q3 निकालेंगे। ठीक है, तो Q इक्वल टू CV यानी CV1, ठीक है, और यहाँ पे C2 V2, C3 V3। ठीक, ये चीज़ कर लेंगे। अब जो जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, ठीक है, इन तीनों में जो सबसे कम आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आप देख लीजिएगा और ये सारी कैलकुलेशन आप आराम से करिएगा। ये स्क्रीन पे यहाँ से हो नहीं पाएगी, बहुत प्रॉब्लम है इस पर लिखने में, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए आप अपने रफ पे करिएगा, आंसर निकल जाएगा। बस दिक्कत यही वोल्टेज डिवीजन में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे करंट डिवीजन रूल आप पैरेलल में लगाते थे, वैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल आप सीरीज में लगाइएगा कैपेसिटेंस के क्रॉस निकालने में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, द इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड। तो कैपेसिटेंस का इन्वर्स क्या कहा जाता है? तो देखिए मैं आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक होता है हमारा R, तो R का इन्वर्स क्या होता है? G। ठीक है, और एक होता है हमारा X। ठीक है, ये होता है रिएक्टेंस, ये XL भी हो सकता है, XC भी हो सकता है, यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो इनका जो होगा वो क्या होगा? B होगा। ठीक है, बी से ससेप्टेंस को हम बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ससेप्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ससेप्टेंस हो गया। और उसके बाद क्या आता है? तो ये तीनों चीज़ तो बता ही दिया हमने। रिलेक्टेंस, हाँ रिलेक्टेंस के बारे में जान लीजिए कि जैसे मैग्नेटिक सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा रिलेक्टेंस कम होगा उतने ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स फ्लो होगा, यानी फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसी प्रकार से जैसे रेजिस्टेंस जितना कम किया जाएगा, करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो ये जानते रहिए करंट क्या होता है, IV/R होता है। ठीक है, उसी प्रकार से फाई कितना होगा, MMF यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स कितना होगा, और उसे डिवाइड करेंगे हम रिलेक्टेंस को S से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 94, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज होमोजेनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। तो डाइलेक्ट्रिक जो होमोजीनियस होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है कि होमोजीनियस। ठीक है, बात होमोजीनियस की हो यानी कि बिल्कुल एक समान, जो उसके जितने भी डाइपोल वगैरह होंगे बिल्कुल एक समान होंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सबके क्रॉस जो है वोल्टेज लगभग समान होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट्स बिल्कुल एक समान आपको मिलेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? dV/dx होता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो अब देख लीजिए कि जब
हर पॉइंट पे आपको वोल्टेज बिल्कुल एक समान मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं आप, इस पॉइंट पे गए, यहाँ पे भी समान, यहाँ पे भी समान, तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हाई परमिटिविटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा है जब लो परमिटिविटी हो और हाई परमिटिविटी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सली होते हैं, ठीक है, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी, सी हो गया हमारा यूनिवर्सली टू वी हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए लो परमिटिविटी की बात कर दिया, तो लो परमिटिविटी में हमारा सी कम हो जाएगा। सी कब कम होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा, ठीक, यानी अगर वोल्टेज ज़्यादा है सी कम, यूनिवर्सली हो गए दोनों ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि लो परमिटिविटी, ठीक है, मटेरियल में लो परमिटिविटी है तो वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाई परमिटिविटी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन हायर परमिटिविटी। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, जितने फार्मूले हैं सब दिमाग में रखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर की बात आती है और बात आती है इंडक्टर की। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, और इंडक्टर में किस में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर के लिए फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर के लिए फार्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले दोनों याद रखिएगा, और एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। तो अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक दिया है तो वही इलेक्ट्रिक ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 10 यानी 10 के वोल्ट, ठीक है। 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और उसमें 10 के वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो एनर्जी कितनी होगी, तो वही लगा दीजिए हाफ, सी की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 वी स्क्वायर, यानी कि 10 और कितने ज़ीरो हैं 4 हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है 4 ज़ीरो ऐड कर दीजिए, ठीक, यानी कि 8 ज़ीरो। तो यहाँ पे अपना जो है कैलकुलेशन वगैरह आप कर लीजिएगा, जो ऑप्शन निकल के आएगा करेक्ट वो करेक्ट होगा, ठीक है। फार्मूला यही यूज होगा, आप जानते रहिए। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा वो 250 जूल के आसपास ही यही आएगा, तो आप निकाल लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, अ सिंगल कोर केबल इज यूज इन 30 kV volts has conductor diameter 10 mm and the internal diameter of sheath 25 mm. The maximum electrostatic stress in the cable is, ठीक है। तो आप इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है 2V/d, ठीक है, केबल के फॉर्म में, जब भी केबल की बात आए, लॉग d/d, ठीक। ये स्मॉल d जो इंटरनल डायमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आप रखिएगा और यहाँ पे d की वैल्यू रखिएगा। अब यहाँ कैलकुलेटर से आप लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि जेई लेवल या TG2 लेवल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता। अब जितने भी लॉगरिथमिक सीरीज हैं इनके फॉर्मूले तो किसी को याद नहीं रहते ज़्यादा, तो यहाँ पे मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आने। तो आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में वैल्यू रख के, तो निकल के आ जाएगा इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए कितना दिया, 25 mm 10 mm दिया है, तो आप 10/25 करेंगे, फिर जो है कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे हम चलते हैं। फॉर ए मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो हमारा ई होता है σ/ε0ε r, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी होती है वो इनके इन्वर्सली होती है, तो फार्मूले से आप जो है इन्हें याद रखिएगा, डायरेक्टली फार्मूला आप क्या होते हैं, पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ई इक्वल टू, ये जो है डेंसिटी है हमारी, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये एयर की है और ये रिलेटिव है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सारे फार्मूले आप दिमाग में लेके चलेंगे,
आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पर, तो आप वैल्यू रख के आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए आप फार्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन विच हैज़ ऑल पॉइंट एट पोटेंशियल। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात किया है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? जहाँ पे जो है वोल्टेज जो है हर एक पॉइंट पे बिल्कुल समान मिले। तो अभी मैंने इसकी चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, तो सेम। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेम वोल्टेज हर एक पॉइंट पे मिले आपको, और पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पे सिमिलर होगा। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जो भी, तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, तो अगले लेक्चर में हम उसे ज़रूर अच्छे से वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा डीपली करता नहीं हूँ। तो आप करिएगा, आंसर ना आए तो फिर बताइएगा, मैं अगले लेक्चर में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।